हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। सेकेंड एडिटोरियल कवर करेंगे आज द हिंदू का। और ये लिखा हुआ है खो खो पे। और ना सिर्फ खो खो पे, ये लिखा हुआ है हर उस रूरल गेम पे जो गांवों में खेला जाता है, जैसे कि कबड्डी, पहलदूज। कैसे इन गेम्स को आगे लाया जाए, ग्लोबल स्टेज पे पहचान दिलाई जाए, इस आर्टिकल में देखेंगे। क्लास का ऑब्जेक्टिव है बेस्ट क्वालिटी ऑफ एडिटोरियल्स आपको ला करके देना। 5 मिनट की क्लास में आप खुद ही फील करेंगे कि क्वालिटी लर्निंग क्या होती है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। शाम को इसी 6:30-7 बजे के वक्त आपको ये क्लास रोज़ मिलती है। तो चलिए शुरू करें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग का कोर्स, हमारा सुपर हिट कोर्स है। 60 घंटे में आपको लिखना सिखाते हैं इंग्लिश में, किसी भी एग्जाम के लिए या जनरल पर्पजेस के लिए, फिर ऐसे प्रेसी रिपोर्ट कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो। कोर्स का फायदा ले सकते हैं। अभी कूपन चल रहा है इस पे लोरी 475 में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा यूजिंग दिस कूपन। इसी तरीके से आपको सिविल सर्विसेज का माइग्रेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट करवाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। फिर चाहे आंसर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, प्रेसी हो, है ना, डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ भी जो भी आपका इंग्लिश का सी सेट से लेकर के हर एस्पेक्ट इस कोर्स में कवर्ड है फॉर ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। देखो, साथ साथ पढ़ना है, खाली मेरे पढ़ने या पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आराम से यहाँ पे वीडियो को कर दो पॉज, और ये 4 सेंटेंसेस को 1 मिनट में पहले खुद से रीड दो। कितना मीनिंग आप निकाल पा रहे हो। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ, खुद से पॉज करके ट्राई देना। कह रहा है जी, खो खो is not by any stretch of imagination among the world's most popular sports। कह रहा है जो खो खो नाम का गेम है, ये नहीं है, इज नॉट। अच्छा, क्या नहीं है? कह रहा है जी किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से। स्ट्रेच का मतलब होता है विस्तार या दायरा। इमेजिनेशन का मतलब होता है सोच या कल्पना। कल्पना के किसी भी दायरे में, सोच के किसी भी विस्तार में खो खो नहीं है। और क्या नहीं है? अमंग नहीं है, में से एक नहीं है, हमारी दुनिया के वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से। तो दुनिया में स्पोर्ट्स हैं बहुत सारे, रग्बी से लेकर के क्रिकेट तक, फुटबॉल से लेकर के टेनिस और बैडमिंटन तक। कहीं भी खो खो आपको मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स में नहीं मिलेगा। चलिए सिंपल सेंटेंस, खो खो एक गेम का नाम है, सब्जेक्ट बन गया आपका, इज बन गई इसकी वर्ब। नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, किसी सेंटेंस में ना होने की बात करती है। स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, ये फ्रेज अंग्रेजी में जब किसी चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं पाते हैं, इतना कोई चीज़ आपको मुश्किल लगे या इम्पॉसिबल लगे, तो आप बोलते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। मैं कितना भी इमेजिन कर लूँ, अपनी कल्पना के दायरे को कितना भी बड़ा कर लूँ, ये बात सच नहीं हो सकती। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग में फ्रेज बड़ा यूज होता है, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। कह रहा है जी इवन इन इंडिया वेयर द गेम इज सेट टू हैव ओरिजिनेटेड सेवरल सेंचुरीज अगो, इट हैज़ नॉट येट कॉट द इमेजिनेशन। कह रहे जी दुनिया तो छोड़ो, यहाँ तक कि भारत में, इवन का मतलब आप समझते हैं यहाँ तक कि, कह रहे भारत में भी। और ये वो भारत है, देखो कॉमा से कॉमा के बीच में इंडिया के लिए कुछ बताया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। कह रहे जहाँ पे ये जो द गेम है यानी खो खो नाम का गेम है, इज सेड, ये कहा जाता है या बताया जाता है। और क्या बताया जाता है? कि ये पास्ट में ओरिजिनेट हुआ था, कभी यहाँ पे पैदा हुआ था। और कब? सेवरल सेंचुरीज अगो, कई सेंचुरीज पहले, सदियों पहले। कह रहे जी यहाँ तक कि भारत जैसे देश में जहाँ ये बताया जाता है कि ये पैदा हुआ था, इसने इट हैज़ नॉट येट कॉट द इमेजिनेशन, इसने अभी भी कॉट नहीं किया है, पकड़ा नहीं है हमारी इमेजिनेशन को। अभी भी खो खो हमें लगता नहीं है क्योंकि एक गेम होगा, इसको ओलंपिक्स में खेल सकते हैं, खो खो में स्टेट लेवल, नेशनल लेवल आप जा सकते हैं। चलिए इट आया फॉर द गेम खो खो, वर्ब है इसकी हैज़ नॉट येट कॉट।
परफेक्ट टेंस लगा हुआ है हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये मैंने आपको बता दिया और आपने मान लिया, हैज़ V3 लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अरे क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि मैं पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ? इट डिड नॉट कैच द इमेजिनेशन, डिड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। चलो इस कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में करवाते हैं। गेम की वर्ब है इज सेड, इट की वर्ब है हैज़ नॉट कॉट। चलिए कॉन्सेप्ट ये कहता है, अपने पास कुछ एडवर्ब्स हैं जो ट्रिगर करती हैं परफेक्ट टेंस को। अब परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, तो एडवर्ब्स भी इनकी फिक्स्ड हैं कहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ये सारी एडवर्ब्स हैं, येट, सो फार, स्टिल, रिसेंटली, लेटली, एवर, नेवर, जस्ट। पास्ट के लिए अनटिल देन, बाय द टाइम, एवर, नेवर, जस्ट। और फ्यूचर के लिए बाय देन या बाय द टाइम। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर मैं याद कैसे करूं इतनी सारी? और दूसरा, ये वाली तो यहाँ भी आ रही है एवर, नेवर, जस्ट, और यहाँ भी आ रही है, ये यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। तो इसका जवाब ये है, आपको नहीं बनना है लकीर का फ़कीर। अगर आपने टेंस ठीक से पढ़े हैं तो खाली आप इन एडवर्ब्स को देख करके ही पहचान लोगे कि कौन सी कहाँ पे कौन सा टेंस ट्रिगर करेगी। मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए सेंटेंस लिखा है द ट्रेन रीच द स्टेशन येट या सो फार। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा लेना, बीच में नोट लगा लेना, ट्रेन नहीं पहुँची है स्टेशन पे अभी तक। येट या सो फार लगा, अभी तक की बात हो रही है। येट, सो फार, स्टिल जो है अभी तक की बात करते हैं। और जब भी अभी तक की बात हिंदी में भी होती है तब भी आप चुका है की बात करते हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा हो चुका है। तो जब चुका है, चुकी है वाला मीनिंग अपने आप आ रहा है तो क्यों याद करना है इसको? येट, सो फार का मीनिंग आपको पता है, स्टिल का मीनिंग आपको पता है, आप सीधे लिख देंगे द ट्रेन हैज़ नॉट रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म द डेस्टिनेशन। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। शी रिसेंटली शिफ्ट टू अनदर सिटी फॉर वर्क। शिफ्ट वर्ब की सही फॉर्म को यूज़ करना है। रिसेंटली ही वो एक दूसरी सिटी में शिफ्ट हुई है, दूसरे शहर में शिफ्ट हुई है काम के लिए। रिसेंटली ये काम हुआ है, हो चुका है, हिंदी में भी हो चुका है और इंग्लिश में भी हो चुका है। तो रिसेंटली, लेटली मतलब हाल ही में, दोनों का मतलब हाल ही में। तो शी हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शिफ्टेड टू अनदर सिटी। चलो अब इन पे आते हैं एवर, नेवर, जस्ट पे। यहाँ पे सवाल पूछा हुआ आपसे, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और यहाँ मेन वर्ब लगाएंगे, और पूछा है क्या आपने ये मूवी कभी भी देखी है? एवर का मतलब है कभी भी। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कभी भी ये मूवी देखी है, तो सवाल कुछ ऐसा है कि क्या ये मूवी आप कभी देख चुके हो, ऐसा ही है ना। एवर देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और क्योंकि कोई पास्ट का रेफरेंस नहीं दिया हुआ, पास्ट का रेफरेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। मैं इसको लिखूंगा हैव यू एवर सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस मूवी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाऊंगा, पास्ट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पास्ट का कोई रेफरेंस साथ में नहीं दिया हुआ। अब देखो एवर को मैंने एक और सेंटेंस में यूज़ कर लिया जिसमें दे रखा है पास्ट का रेफरेंस। आई, अब सी, सॉ, सीन जो लगाओगे, अ हॉलीवुड मूवी एवर बिफोर आई फिनिश्ड माई कॉलेज, बीच में नोट लगा हुआ है, भूल गया मैं लिखना। मैंने नहीं देखी थी कोई भी हॉलीवुड मूवी इससे पहले कि मैंने कॉलेज फिनिश किया हो। मतलब पहले मैंने कोई हॉलीवुड मूवी नहीं देखी थी, फिर मैंने कॉलेज फिनिश किया, उसके बाद मैंने हॉलीवुड मूवी देखी। कॉलेज फिनिश करना पास्ट का एक रेफरेंस है, और पास्ट के भी पास्ट की बात हो रही है। कॉलेज फिनिश करने से पहले मैंने कोई मूवी नहीं देखी थी। एवर देखते ही पता लगा कि परफेक्ट टेंस लगेगा, लेकिन इस बार लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे आपको डिफरेंस करना है। जब यहाँ पे कोई रेफरेंस दिया नहीं था पास्ट का तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का रेफरेंस दे दिया तो पास्ट परफेक्ट। आपको पता है पास्ट परफेक्ट जब भी तभी लगाया जाता है जब कोई पास्ट का पास्ट आपको दिया जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैड बीच में नॉट लगा हुआ है, नॉट सीन अ हॉलीवुड मूवी एवर बिफोर आई फिनिश्ड माई कॉलेज। एक सेंटेंस और बनाओ, द मूवी स्टार्ट या स्टार्टेड या हैज़ स्टार्टेड या जो भी लगाएंगे, बाय द टाइम आई रीच्ड हॉल। मूवी शुरू हो चुकी थी जब तक मैं हॉल में पहुंचा। बाय द टाइम आई रीच्ड हॉल। बाय द टाइम परफेक्ट में लगता है पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ, लेकिन ध्यान रखें पास्ट का रेफरेंस आ गया है तो फ्यूचर से पंगे नहीं लेने हैं। जब तक मैं हॉल में पहुंचा मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, द मूवी हैड स्टार्टेड।
तो ये लकीर का फ़कीर जो बनेगा ना उसकी समझ में नहीं आएगा, सर ये एवर यहाँ भी है यहाँ भी है। भाई पास्ट परफेक्ट के ऊपर भी तो आपको पता है ना कब लगाना होता है, फ्यूचर परफेक्ट कब लगाना है ये भी दिखा देते हैं आपको। दे लीव बाय द टाइम वी रीच, वो निकल चुके होंगे जब तक हम पहुंचेंगे। बाय द टाइम वी रीच, फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर बता रहा है, आपको पता अच्छे से बताता है ये। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक वो निकल चुके होंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। दे विल हैव लेफ्ट, ठीक है, विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब जिन बच्चों के टेंस बिल्कुल दुरुस्त नहीं है उनके ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन भाई इस क्लास में टेंस नहीं सिखा सकते आपको, आधे घंटे में एडिटोरियल पूरा करना होता है। टेंसेस के लिए 2 क्लासेज अलग से कोशिश करता हूँ यहाँ डालने के, लिंक कवर कर लेना, बेसिक्स आपको करवाए हुए हैं। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अप्लाई करना है इसको। लास्ट आपको दिया गया क्लास वर्क, सेंटेंस आपके सामने है। शी जस्ट फिनिश कुकिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, उसने कुकिंग फिनिश किया ही था जब गेस्ट घर पे आए, खाना बनाना उसने पूरा किया ही था जब गेस्ट यानी मेहमान घर पे पहुँचे। आराम से चेक करो कौन सा टेंस यूज़ करोगे, एडवर्ब आपके सामने है, देख लेना कहाँ लगती है जस्ट, और उसी रेफरेंस में यूज़ करनी है। कमेंट्स में डालें, गलत सही आपको बताएंगे। बढ़े आगे, चलो आगे कह रहा है जी, नॉट मैनी वुड हैव नोटिस्ड इंडिया विनिंग द मेंस एंड विमेंस टाइटल्स एट द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। कह रहा है जी बहुत लोगों ने नहीं, नॉट मैनी, नॉट मतलब नहीं, मैनी मतलब बहुत लोग। कह रहा है जी बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, इस चीज़ को ध्यान दिया होगा, और किस चीज़ को, इंडिया के जीत लेने को, और किसके, मेंस और विमेंस टाइटल्स को, इसके इनॉग्रल यानी शुरुआती खो खो वर्ल्ड कप में। खो खो का वर्ल्ड कप हुआ लेकिन पहला वर्ल्ड कप था, और कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, इसी संडे को या रविवार को। तो बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि भारत पहला वर्ल्ड कप मेंस और विमेंस दोनों टाइटल्स जीत गया है। नॉट मैनी सब्जेक्ट है, बहुत लोग नहीं, नॉट मैनी। वर्ब है इसकी वुड हैव प्लस में V3 मॉडल के साथ में पास्ट टेंस लगा हुआ है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा। चलिए इंडिया विनिंग की जगह इंडियाज़ विनिंग भी लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, बहुत बार करवाया हुआ है, आज सिर्फ बता के छोड़ रहा हूँ, है ना, करवा दूंगा किसी और क्लास में। इंडिया और इंडियाज़ विनिंग दोनों चल जाता है ऐसे केस में। इनॉग्रल का मतलब होता है शुरुआती। ये वर्ड कैसे बना है आपको इनॉग्रल वर्ड भी दिखा दें फटाफट। देखिए एक वर्ड है अंग्रेजी में इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है फीता काटना, किसी दुकान का, किसी एक्टिविटी को लॉन्च करना, है ना, शुरुआत करना। अ फॉर्मल स्टार्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन नाम के नाउन से वर्ब बनी है इनॉग्रेट, और एडजेक्टिव बना है इनॉग्रल। इनॉग्रेशन यानी शुरुआत, इनॉग्रेट यानी वर्ब से इनॉग्रेट करना, शुरुआत करना, और इनॉग्रल यानी शुरुआती। समझ पा रहे हो, एक ही वर्ड की 3 फॉर्म्स है। तो ये शुरुआती खो खो वर्ल्ड कप था, पहला वर्ल्ड कप था। द न्यू लाइब्रेरीज इनॉग्रेशन ड्रू अ लार्ज क्राउड, नई लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन ने या लॉन्च ने ड्रू किया या अपनी तरफ खींचा, ड्रॉ करना, किसी को अपनी तरफ खींचना, एक बड़े से क्राउड को, बड़ी सारी भीड़ को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी प्रतीक वेकर्स मैन एंड प्रियंका इंग्लिश विमेन flourished, but their collective achievements should not be caused to gloss over the fact that Kho-Kho is not a global sport yet. कह रहा है जो हमारी मेंस टीम के कैप्टन थे प्रतीक वायकर, कह रहा है इनके जो मेन है यानी इनके खिलाड़ी हैं टीम के, और जो विमेंस टीम की थी प्रियंका मैडम, इनकी जो सबकी विमेन है यानी इनकी साथ की जो टीममेट्स हैं, कह रहा है ये दोनों ने फ्लरिश किया। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, ग्रो करना, प्रॉस्पर करना। कह रहा है इन्होंने बहुत अच्छे से फले फूले, ये इस गेम के अंदर अच्छे से इन्होंने जीत हासिल की। कह रहा है लेकिन इन दोनों की जो कलेक्टिव अचीवमेंट्स हैं, मिली जुली इनकी उपलब्धियां हैं, कह रहा है इस अचीवमेंट को नहीं कॉज करना चाहिए, इसको कारण नहीं बनना चाहिए ग्लोस ओवर करने का या छुपाने का, इस फैक्ट को, इस बात को, इस तथ्य को कि खो खो जो है अभी भी एक ग्लोबल स्पोर्ट है ही नहीं, ये सिर्फ भारत नेपाल जैसे देशों में खेला जाता है। तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छे से इन्होंने खेला, लेकिन इस बात को मत भूल जाना कि जो भी इन्होंने जीता है एक ऐसे गेम में जीता है जो खेला ही हमारे यहाँ जाता है और कहीं दुनिया में कोई खेलता ही नहीं है। चलिए मेन और विमेन यानी टीम मेट्स की बात हो रही है। वर्ब है इसकी फ्लरिश्ड, फ्लरिश करना यानी डेवलप करना, ग्रो करना, फलना फूलना।
थ्राइव करना, प्रॉस्पर करना, सक्सीड करना भी बोल सकते हैं फ्लरिश को। हर बिजनेस बिगेन टू फ्लरिश आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्डवर्क। उसका बिजनेस जो है शुरू हो गया फ्लरिश करना या कामयाब होना, फलना फूलना महीनों के हार्डवर्क के बाद, मेहनत के बाद। चलिए ग्लॉस ओवर भी देख लो। देखिए ग्लॉस ओवर का मतलब होता है कोई ऐसी एम्बैरेसिंग चीज़ जिसको आप चाहेंगे कि छुपा दें। आपकी कोई कमी है जो पकड़ी गई, आप चाहते हैं कि लोग इसको नज़रअंदाज करें, तो आप उस पर कुछ बहाना बनाएं। आप फेल हो गए एग्ज़ाम में, बहुत ख़राब ग्रेड्स आई हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, अरे यार पेपर वाले दिन तो बुखार था। तो जब इस तरीके से आप करते हैं ना, चालाकी करते हैं, क्यों, कोई नेगेटिव चीज़ क्यों को जो है एक्सक्यूज़ दे करके, बहाना दे करके छुपाने या कवर अप करने की, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लॉस ओवर करना। ग्लॉस वर्ड के काफ़ी मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है चमक और दूसरा मीनिंग होता है एक्सक्यूज़ यानी बहाना। तो ग्लॉस ओवर किसी चीज़ के ऊपर यानी ओवर बहानेबाजी करना, ग्लॉस ओवर करना। समझ गए ना। तो ऐसे फ्रेजल को भी याद रखना। डाउन प्ले या प्ले डाउन करना भी बोलते हैं किसी चीज़ को छुपाने के लिए। द रिपोर्ट ग्लोस्ड ओवर द कंपनीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इस रिपोर्ट ने बहाने बना करके छुपाने की कोशिश की, ग्लोस ओवर करने की कोशिश की कंपनी की आर्थिक परेशानियों को। चलिए बढ़े आगे। खो खो की वर्ब है इज, अचीवमेंट्स की वर्ब है शुड नॉट बी कॉज। अच्छा एक फ्रेजल वर्ब और है, ग्लोस ओवर से मिलती जुलती है, पेपर ओवर। पेपर ओवर इसका मतलब भी होता है कोई एम्बैरेसिंग चीज़ को छुपाना, लेकिन इसमें आप उसको नज़र से हटा देते हैं। मान लीजिए कोई गलत काम हुआ, आपके नंबर कम आए, आपने रिपोर्ट कार्ड ही गायब कर दिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को। इस तरीके से जब किसी चीज़ को आप छुपाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं पेपर ओवर करना। ग्लोस ओवर में वो चीज़ सबके सामने है, लेकिन आप तर्क दे रहे हैं, बहाने कर रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है ना। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है और आगे करवाएंगे आपको, क्लास में टाइम रहा तो। आगे आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इंडीड द कॉन्डक्ट ऑफ द वर्ल्ड कप एंड इंडिया विनिंग बोथ द टाइटल्स कुड ऑफर अ बूस्ट टू दिस पर्टिकुलर गेम विद अ रूरल हार्ट। कह रहा है सच बात तो ये है, इंडीड। इंडीड का मतलब होता है इन रियल, इन रियलिटी। कह रहा है हकीकत में तो जो कंडक्ट है या करवाए जाने का काम है इस वर्ल्ड कप को, और दूसरा जो काम है एंड लगा के बता रहा है भारत के जीत लेने का काम है। कह रहे दोनों ये काम, बोथ, देखो दोनों ये काम, बोथ, अच्छा बोथ द टाइटल्स, दोनों टाइटल्स को। कह रहे ये कॉन्डक्ट और भारत का जीतना ये ऑफर कर सकता है, दे सकता है थोड़ा सा एक बढ़ावा इस पर्टिकुलर गेम को। और ये गेम ऐसा है जिसका हार्ड रूरल है, जिसके दिल में गांव बसा हुआ है, गांवों में खेला जाने वाला गेम है। चलिए कॉन्डक्ट ऑफ द वर्ल्ड कप ये है पहला सब्जेक्ट, फिर लग गया बीच में एंड, और दूसरा सब्जेक्ट है इंडिया विनिंग। यहाँ पे विनिंग जेरेंड है, सब्जेक्ट को आप यहाँ पे पजेसिव बना सकते हैं, इंडियाज विनिंग लिख सकते हैं, लिखा जाता है जनरली, ठीक है। चलिए इसकी वर्ब है दोनों की, कुड ऑफर। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा या इंकरेजमेंट। इसके लिए एक बहुत अच्छी ईडियम है अपने पास, बता दूं, आम से बनने वाली एक ईडियम है, याद आई तो बताओ। बढ़ावे के लिए ईडियम है शॉट इन द आर्म, ठीक है, बढ़ावा, शॉट इन द आर्म। रूरल यानी ग्रामीण, इसका बिल्कुल उल्टा होता है अर्बन यानी शहरी। और गांवों के अंदर दूर दराज के जो इलाके होते हैं, दूर दराज के एकदम समझ गए ना, जंगल की तरफ, ऐसे इलाकों को बोला जाता है हिंटरलैंड। चलो साथ साथ रिवाइज करते जाओ भाई, ये वर्ड्स आते रहते हैं आपके, हिंटरलैंड, अर्बन, रूरल, है ना। चलिए कह रहे सिंस इंडिया इज नॉट रियली अ मेजर पावर इन इंटरनेशनल स्पोर्ट एट लार्ज, एनी वर्ल्ड टाइटल इज अ वेलकम एडिशन टू द नोट्स और ऑफ ओवरफ्लोइंग कवर्ड्स। अब देखो मजाक कर रहा है भारत से, फिरकी ले रहा है। कह रहे क्योंकि सिंस, सिंस का मतलब जब शुरू में आ जाए इसका मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज। कह रहे क्योंकि भारत रियल में कोई एक मेजर पावर नहीं है इंटरनेशनल स्पोर्ट में, खेलों की दुनिया में हमारी कोई महाशक्ति नहीं है। कह रहे और कैसे नहीं है, एट लार्ज यानी मोटे तौर पे। कह रहे क्योंकि ऐसा है इसलिए कोई भी वर्ल्ड टाइटल हमें मिल जाए, कोई भी गेम के अंदर हमें टाइटल मिल जाए, वो एक वेलकम करने लायक एडिशन है या जोड़ है हमारे उस कबर्ड में, हमारे उस अलमारी में जो बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं कर रही है, जिसमें बहुत सारे मेडल्स नहीं हैं। भाई अलमारी ओवरफ्लो करेगी मेडल्स वाली, मतलब खूब मेडल्स, खूब ट्रॉफीज़, रखने की जगह नहीं है।
लेकिन हमारी अलमारी तो खाली पड़ी है, कोई उसमें ओवरफ्लो की बात नहीं है। तो कोई भी एडिशन का हमें मिल जाए ना वर्ड टाइटल, वो हमारे लिए अच्छा एडिशन है, वेलकम है। चलिए, सिंस का मतलब है बिकॉज, कंजंक्शन है, इंडिया बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी इज। एट लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पे, इन जनरल। एनी वर्ड टाइटल सब्जेक्ट है दूसरा, वर्ब है इसकी इज। कबर्ड का मतलब होता है अलमीरा, या समझ गए ना, ड्रॉर वगैरह आपकी अलमारी। अब देखो ये एट लार्ज फ्रेज देख लेना, इसका एक मीनिंग तो मैंने आपको बताया मोटे तौर पे, एट लार्ज यानी इन जनरल या मोटे तौर पे, लेकिन इसका एक और मीनिंग भी है। दूसरा मीनिंग है इसका फरार। अगर कोई अपराधी एट लार्ज है तो वो फरार है, फ्यूजिटिव है, एस्केप्ड है। और इसी से एक और बढ़िया फ्रेज बनता है अंग्रेजी में, जेंटलमैन, जेंटलमैन एट लार्ज। मेरे को पता है अच्छे से फ्रेज आपको पता ही होगा, ये जेंटलमैन एट लार्ज कौन होता भाई? ये एक ऐसा जेंटलमैन है जो एट लार्ज है, फरार है, यानी एक ऐसा आदमी जिसके पास करने को कुछ नहीं है, ठीक ठाक पैसा है, सब कुछ है, घर परिवार है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं होते लड़के तफरी मारते हैं सारा दिन, तो ये ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को बोला जाता है जेंटलमैन एट लार्ज। अच्छे घर के लोग हैं, काम करने को कुछ नहीं है, घूमते हैं इधर उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेज मैंने आज आपसे जेंटलमैन एट लार्ज पूछा हुआ है, लास्ट में क्विज के अंदर आएगा। कह रहा है जी अब क्या कह रहा है, खुद से पहले पढ़ो एक बार, वीडियो को पॉज करो एक बार, खुद से इसको दो ट्राई। चलो, कह रहा है जी इंडियन क्रिकेट मे बी गोइंग थ्रू इट्स लोवेस्ट फेज इन रीसेंट टाइम्स। कह रहा है भारत का जो क्रिकेट है, हो सकता है मे बी वो गो थ्रू कर रहा हो या गुजर रहा हो अपने लोवेस्ट फेज से, अपने सबसे निचले फेज से, रीसेंट टाइम्स में, आजकल। और कैसे? देखो बीच में लगाया डैश और फिर लगाया एक और डैश। अगर बहुत बड़ा लिखा हुआ है बीच में तो इसको मिस कर दो, यहाँ छोटा सा है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ दिया करो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, डैश से डैश के बीच में फालतू की बात है। तो कह रहा है जी भारत का क्रिकेट में भी हो सकता है गुजर रहा हो अपने लोवेस्ट फेज से रिसेंट टाइम्स में। अब बीच का मैंने छोड़ दिया। कह रहा है बट लेकिन इन द माइंड गेम ऑन 64 स्क्वायर्स इंडियाज ग्रैंड मास्टर्स हैव बिन ऑथरिंग वन सक्सेस स्टोरी आफ्टर अनदर। कह रहा है लेकिन इस माइंड गेम में, इस दिमागी खेल में जो है 64 स्क्वायर्स का, कौन सा गेम होता है 64 स्क्वायर्स का भाई? शतरंज, चेस। कह रहे जी चेस वाले इस दिमागी गेम में ना, भारत के जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, चेस के जो चैंपियंस हैं, वो ऑथर करते आ रहे हैं, वो लिखते आ रहे हैं। ऑथर करना यानी लेखक बनना। और किसको? एक सक्सेस स्टोरी के बाद दूसरी, एक कहानी के बाद कामयाबी की दूसरी कहानी। और ये कहानी कैसे बनी? अब आगे इस कोमा के बाद में वो कहानी बताई गई है। द लेटेस्ट बीइंग डी गुकेश विनिंग द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, जिसमें जो लेटेस्ट है वो बीइंग है, होती हुई है डी गुकेश नाम के इस खिलाड़ी के विन कर लेने की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को। एंड कोनेरू हम्पीस रीगेनिंग द विमेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, और कोनेरू हम्पी नाम की महिला के रीगेन कर लेने को, फिर से पा लेने को, औरतों की चेस के अंदर वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप को। तो हम चेस में बहुत आगे हैं, क्रिकेट में भले ही हमारे हाल बुरे हों, लेकिन चेस में हम, समझ गए ना। अब ये बीच का अपने ऐड कर देंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लो, फिर ये जो छोड़ के आए थे इसको अपने बीच में जोड़ देंगे। इंडियन क्रिकेट की वर्ब है मे बी गोइंग थ्रू, गो थ्रू करना, किसी चीज़ से गुजरना। अच्छा बीच का छोड़ दिया। फिर बट के बाद में इंडियाज़ ग्रैंड मास्टर सब्जेक्ट है हैव बिन ऑथरिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये काम वो करते आ रहे हैं, पहले भी किया है और आज भी जारी है। चलिए आगे जो है इसमें पूरा फ्रेज लगा हुआ है, जीरेंट फ्रेज है, लेटेस्ट बीइंग सबसे नई वाली होती हुई, ये दोनों चीज़ें। अब बीच में लिखा हुआ था, कह रहा है जी नॉट विद स्टैंडिंग द ट्रायम्फ इन द T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। कह रहा है इंडिया का क्रिकेट जो सबसे बुरे फेज से गुजर रहा है ना, बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, बावजूद उस जीत के, उस ट्रायम्फ के जो आई थी T20 वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर। तो उसको अगर भूल जाओ तो हमने कुछ किया ही नहीं है क्रिकेट में पिछले काफ़ी सालों से। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इस चीज़ को भूलते हुए या फिर इस चीज़ के बावजूद। ठीक है, ट्रायम्फ होती है जीत, विक्ट्री या कोई बड़ी अचीवमेंट, सक्सेस, विन, अचीवमेंट, कुछ भी बोल दो इसको। द टीम सेलिब्रेटेड देयर ट्रायम्फ विद जॉय, टीम ने अपनी ट्रायम्फ को, विक्ट्री को जॉय के साथ में सेलिब्रेट किया।
बढ़े आगे, ये पूरा एक ही सेंटेंस था, कितने पार्ट करने पड़े इसके अपने को। आगे बढ़ते हैं, आराम से वीडियो को कर दो पॉज, 1 मिनट लो, 2 लो, 3 लो, इसको पढ़ने की कोशिश करो। चलिए, कह रहा है जी, इंडियाज ब्रिलियंट माइंड्स हाउएवर हैव नॉट रिसीव्ड द अक्लेम और सपोर्ट दे डिजर्व। कह रहे लेकिन इंडिया के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, सबसे दिमागी लोग जो हैं हमारे खिलाड़ी, है ना, चेस जैसे चेस के प्लेयर्स, हालांकि उन्होंने रिसीव नहीं किया है, उनको नहीं मिला है वो अक्लेम या सपोर्ट जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो जिसके लायक है। अक्लेम का मतलब होता है वाहवाही, आम आदमी से, हर आदमी आपको जानता हो, आपके घर के बाहर लोग खड़े हों, ये होता है पब्लिक में क्रिटिकल अक्लेम। तो इनको क्रिटिकल अक्लेम अभी तक हमारे चेस प्लेयर्स को नहीं मिला है। और कब, कह रहा है जी, स्पेशली आफ्टर देयर हिस्टोरिक डबल गोल्ड एट द चेस ओलंपियाड बैक इन सितंबर। ये खास करके इस चीज़ के बाद जब इनका ऐतिहासिक डबल गोल्ड आया चेस ओलंपियाड में इसी सितंबर में 2024 की, बैक इन सितंबर। कह रहा है और ये कहाँ से नहीं मिला है, ये क्रिटिकल अक्लेम इनको कहाँ से नहीं मिला है, सपोर्ट कहाँ से नहीं मिला है, कॉमा लगा के बता रहा है, फ्रॉम द गवर्नमेंट और कॉरपोरेट हाउस, या तो गवर्नमेंट से या फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर से, कॉरपोरेट हाउसेस से। ब्रिलियंट माइंड्स की वर्ब है हैव नॉट रिसीव्ड, इन्होंने रिसीव नहीं किया है। बीच में बताया गया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे करके, ये जो इन्होंने रिसीव नहीं किया है ना, ये किया है खास करके इस चीज़ के बाद में, और जो मिला नहीं है वो मिला नहीं है ना तो सरकार से और ना ही प्राइवेट सेक्टर से। अक्लेम का मतलब आपको बता दिया, पब्लिक प्रेज, वाहवाही, अप्रूवल, रिकॉग्निशन, एडमायरेशन भी बोलते हैं इसको। द आर्टिस्ट रिसीव्ड वाइड स्प्रेड अक्लेम फॉर हिज न्यू एग्जिबिट, आर्टिस्ट ने रिसीव किया बहुत बड़े स्केल पे वाहवाही को, एक्लेम को, अपने नए एग्जिबिट के लिए, गैलरी के लिए या प्रदर्शनी के लिए। जब उसमें आप लगा देते हैं ना पिक्चर्स वगैरह अपनी, उसको बोलते हैं एग्जिबिट या एग्जीबिशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द गवर्नमेंट कुड डू अ लॉट टू रेज द प्रोफाइल ऑफ गेम्स सच एज खो खो, चेस एंड ओलंपिक डिसिप्लिन्स। कह रहे सरकार भी बहुत कुछ कर सकती थी, कुड डू अ लॉट। कुड यहाँ पे फ्यूचर भी बता रहा है और पास्ट भी बता रहा है, लेकिन जनरली अपने कुड से फ्यूचर की बात करते हैं क्योंकि पास्ट से हम कुड हैव लगाते हैं, कुड हैव डन, है ना, कुड हैव ईटन, कुड हैव प्लेड। तो ध्यान रखें, कुड जो है फ्यूचर पास्ट दोनों बताता है, लेकिन कुड अकेला आ जाए तो जनरली फ्यूचर की बात कर रहा होता है। कह रहा है जी, सरकार कर सकती थी बहुत कुछ या कर सकती है बहुत कुछ रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रोफाइल को इन सभी गेम्स की, जैसे कि ये गाँव में खेले जाने वाले गेम्स खो खो, चेस और ओलंपिक डिसिप्लिन्स। गवर्नमेंट की वो है कुड डू। कह रहा है जी, द डिसअपॉइंटमेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स लास्ट ईयर वेयर इंडिया फेल्ड टू win even a single gold and finished 71st below Pakistan and Kazakhstan was another stark reminder of the state of Indian sports। कह रहे जो डिसअपॉइंटमेंट थी, निराशा थी, और कहाँ पे, पेरिस ओलंपिक्स में, और कब, पिछले ही साल, लास्ट ईयर। और कह रहे कौन से ओलंपिक्स है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है बीच में। ये वो ओलंपिक्स हैं जहाँ भारत रहा फेल्ड, भारत रहा नाकामयाब जीतने में, विन करने में, यहाँ तक कि एक सिंगल गोल्ड मेडल को। और भारत ने जहाँ पे फिनिश किया 71वें पायदान पे, जो बिलो था, नीचे था पाकिस्तान और किर्गिस्तान के। कह रहा है ये पेरिस ओलंपिक्स में हमारी डिसअपॉइंटमेंट जो थी, ये एक और स्टार्क रिमाइंडर थी। रिमाइंडर यानी याद ताज़ा करवाने वाली कोई चीज़ जो रिमाइंड करवाए। स्टार्क का मतलब होता है बहुत ही सैड, ग्लूमी, जो निराशा से आपका मन भर दे, उदास कर दे। तो ये एक उदास करवाने वाला रिमाइंडर है उस स्टेट का, उस सिचुएशन का, कंडीशन का, अवस्था का जो है भारत में खेलों की। समझ गए? सिंपल सेंटेंस, लंबे हैं लेकिन आसान है। डिसअपॉइंटमेंट जो है इसकी वर्ब है वॉज। डिसअपॉइंटमेंट वॉज अनदर स्टार्क रिमाइंडर। ये पूरे ओलंपिक्स के बारे में बताया गया जहाँ पे भारत इतना खराब परफॉर्म किया, 71st पे आया, पाकिस्तान किर्गिस्तान के नीचे। किर्गिस्तान की स्पेलिंग देख लेना, अगर आंसर राइटिंग करते हो या ऐसे राइटिंग करते हो तो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनकी स्पेलिंग अगर आपको पता नहीं है तो लिख नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, किर्गिज आता है, बीच में जेड लगा होता है अलग से।
ओलंपिक्स एक ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है। ओलंपिक्स एक सिंगुलर गेम है, समझ गए ना, एक सिंगुलर टूर्नामेंट है। तो पीछे का एस देख करके इसको प्लूरल ट्रीट मत करना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। आराम से पॉज करके पढ़ लो इसको, छोटा सा है, दो सेंटेंसेज इसमें, 3। चलिए, कह रहा है जी इंडिया वन 6 मेडल्स बट इट्स परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशंस। भारत ने 6 मेडल्स को जीता, बात कर रहा है ओलंपिक्स की। कह रहे लेकिन फिर भी हमारी परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशंस थी, आशा के परे थी या नीचे थी। बिलो यानी नीचे, एक्सपेक्टेशन यानी आशा। इंडिया की वर्ब है वन, V2 लगा हुआ है पास्ट टेंस। परफॉर्मेंस की वर्ब है अगेन वॉज, V2 लगा हुआ है पास्ट टेंस। कह रहे इंडियाज वेरियस स्पोर्ट्स फेडरेशंस नीड टू रिव्यू देयर ऑन फंक्शनिंग। भारत की जो बहुत तरह की स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है या फेडरेशंस हैं, इनको ज़रूरत है कि वो रिव्यू करें, फिर से समीक्षा करें, फिर से ख्याल करें अपने कामकाज के तरीक़ों पे, अपनी खुद की फंक्शनिंग पे। चलिए, स्पोर्ट्स फेडरेशन सब्जेक्ट है, नीड इनकी वर्ब है, प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, दे नीड टू रिव्यू। ठीक है। ऑन जो है ये एक ऐसा नाउन और एडजेक्टिव है जिसके पहले हमेशा एक पजेसिव लगा होगा। ठीक है ना। मेरी खुद की कार, तो ऐसा नहीं लिख सकते ऑन कार, आपको लिखना पड़ेगा माई ऑन कार। याद रखें इस कॉन्सेप्ट को। कह रहे जी एंड दे कुड इन फैक्ट लर्न लेसन्स फ्रॉम हाउ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड अगेंस्ट इट इज़ रनिंग इट्स स्पोर्ट्स। कह रहे जी और ये सारी फेडरेशंस जो हैं ये कुड लर्न, देखो अगेन कुड बता रहा है फ्यूचर के लिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस काम को वो फ्यूचर में कर सकती हैं, तो फ्यूचर में वो सीख सकती हैं, लर्न कर सकती हैं। इनफैक्ट मतलब सच में या रियल में। और क्या सीख सकती हैं? लेसन्स को या सबक को। और किससे? कह रहा है इस चीज़ से कि हाउ, कैसे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है या BCCI है, अपने सारे क्रिटिसिज्म के लिए जो अगेंस्ट इसके डायरेक्टेड होता है, जो सारी आलोचना इसके ऊपर की जाती है, कह रहा है फिर भी ये रन कर रहा है अपने स्पोर्ट को, चला रहा है अपने गेम को। तो खूब क्रिटिसिज्म के बावजूद, सारे क्रिटिसिज्म के लिए भी ये अपने गेम को कितने अच्छे से चला रहा है, ये इनको सीखना चाहिए, लेसन्स लेने चाहिए। और ये गेम कैसे चला रहा है भाई? वर्ब के ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के बताया हुआ है। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेयरिंग द ग्रोथ इन रेवेन्यू विद प्लेयर्स। इम्प्रूव करते हुए अपने ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और शेयर करते हुए या बांटते हुए अपनी ग्रोथ को रेवेन्यू के अंदर अपने प्लेयर्स के साथ में। तो BCCI अपने मैदान अच्छे कर रहा है, प्लेयर्स को खूब पैसा दे रहा है, बड़े अच्छे से अपना गेम चला रहा है, और इससे बाकी फेडरेशंस को सीखना चाहिए। लंबा सेंटेंस था। वेरियस स्पोर्ट्स फेडरेशंस की वर्ब है नीड, पकड़ते जाओ। सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1। दे की वर्ब है कुड, सब्जेक्ट की वर्ब है कुड लर्न। अच्छा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट या BCCI जो है इसकी वर्ब है इज़ रनिंग। हाउ द बोर्ड इज़ रनिंग इट्स स्पोर्ट्स। इम्प्रूविंग और शेयरिंग दोनों PPS से हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ये अपना स्पोर्ट चला रहा है उसी वक्त ये इम्प्रूव भी कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और शेयर भी कर रहा है अपनी ग्रोथ को। दोनों साइमल्टेनियस काम बता रहे हैं, वर्ब के ING फॉर्म से बताए गए हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से पढ़ लो इसको, वीडियो को पॉज करके। चलिए, कह रहा है जी इंडिया मे लार्जली बी अ सिंगल स्पोर्ट कंट्री अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है जी इंडिया हो सकता है मोटे तौर पे लार्जली कि वो हो एक सिंगल स्पोर्ट वाली कंट्री, ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ एक स्पोर्ट खेला जाता है ना। तो मोटे तौर पे इंडिया हो सकता है आपको ऐसी ही कंट्री लगे। और किसके बिल्कुल उल्टा? कह रहा है जी बिल्कुल उल्टा या बिल्कुल अनलाइक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ मल्टीपल गेम्स खेले जाते हैं। कह रहा है जी बट अ गेम
such as Kabaddi, with its Pro Kabaddi League, has shown that there is scope for Indian sports on television beyond cricket. कह रहे लेकिन फिर भी जो एक गेम है जैसा कि कबड्डी, सच एज कबड्डी, और कैसे अपनी प्रो कबड्डी लीग के साथ में, आईपीएल जैसी अपनी एक कबड्डी की टीम के साथ में, लीग के साथ में, इस गेम ने ऐसा दिखाया है, हैज़ शॉन, और क्या दिखाया है कि स्कोप तो है, देयर इज स्कोप। स्कोप का मतलब होता है संभावना या गुंजाइश, गुंजाइश तो है भारत के स्पोर्ट के लिए टेलीविज़न पे या टीवी पे, क्रिकेट के पार या क्रिकेट के बियॉन्ड। तो कबड्डी से हमें ये पता लगा कि अगर इंडियंस को ढंग से स्पोर्ट दिखाया जाए तो क्रिकेट के अलावा और दूसरा स्पोर्ट भी हम टीवी पे देख सकते हैं। ये स्कोप हमें, ये गुंजाइश हमें दिखी। चलिए, इंडिया की वर्ब है मे लार्जली बी, बीच में एडवर्ब लगी हुई है लार्जली, मोटे तौर पे। अ गेम की वर्ब है हैज शॉन, सच एज कबड्डी, गेम के बारे में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गेम सच एज कबड्डी। स्कोप की वर्ब है इज, क्लोज देयर से शुरू हुआ है, देयर इज स्कोप यानी दायरा है, स्कोप है गुंजाइश है, स्कोप सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब। Karaji, the governments at the center and at the states could also do better by developing infrastructure and nurturing varied sport such as खो-खो। कह रहे हैं हमारी सरकारें भी जो हैं, चाहे सेंटर की हो या फिर राज्यों की हो, कह रहे हैं ये भी बहुत बेटर कर सकती हैं, कुड ऑल्सो डू बेटर, अगेन कुड फ्यूचर की वीक पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा कर सकती हैं इस काम को करके। काम है जी, बाय लगा के बताया, डेवलप करके, विकसित करके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और नर्चर करके, पाल पोस करके, बड़ा करके अलग अलग तरह के गेम्स को, जैसे कि खो खो या खो खो की तरह का गेम। वेरिड स्पोर्ट मतलब अलग भांत का गेम, अलग टाइप का गेम। ये क्रिकेट और इससे पार निकलो, हॉकी से कबड्डी पे बात करो, पहलदूज की बात करो, तो हमारी सरकारें भी बहुत अच्छा कर सकती हैं ऐसे गेम्स के अंदर, गाँवों के गेम्स को बढ़ावा दे करके। चलिए, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, सेंटर स्टेट दोनों की बताई गई है। वर्ब है इसकी कुड ऑल्सो डू, ऑल्सो एडवर्ब है, कुड हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब। बाय दो काम करके हो सकता है, पहला काम है डेवलपिंग करना और दूसरा काम है नर्चरिंग करना। नर्चर करना यानी किसी चीज़ को पालना पोसना, बड़ा करना, जैसे माँ बच्चे को करती है, जैसे दुकानदार अपने व्यापार को करता है। किसी चीज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करना मेहनत करके, इसको कल्टीवेट करना, नरिश करना, फोस्टर करना भी बोलते हैं। पेरेंट्स शुड नर्चर देयर चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, माँ बाप को हमेशा नर्चर करना चाहिए, ग्रो करवाना चाहिए अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को, ठीक है। क्रिएटिविटी यानी ओरिजिनल थिंकिंग। कह रहा जी, इट इज़ टाइम टू फाइंड आउट इफ खेलो इंडिया इज़ जस्टिफाइंग द ह्यूज बजटरी स्पेंड। कह रहे वक्त आ गया, इट इज़ ऑल्सो टाइम फाइंड आउट करने का, इस चीज़ को पता लगाने का कि इफ़ जो खेलो इंडिया है वो जस्टिफाई कर रहा है, सही ठहरा रहा है या रीजनेबली, है ना, रीजनेबल है उस ह्यूज बजटरी एक्सपेंड के सामने जो सरकार ने कर रखा है इस पर खूब सारा खर्चा। तो खेलो इंडिया नाम का एक प्रोग्राम सरकार चलाती है, वक्त आ गया कि इसको एवेल्युएट किया जाए कि जो पैसा इस पर खर्च कर रही है सरकार, क्या वो जायज़ है, जस्टिफाइबल है या नहीं है। फाइंड आउट करना यानी किसी चीज़ का पता लगाना। खेलो इंडिया एक प्रोग्राम का नाम है, इसकी वर्ब है इज़ जस्टिफाइंग। चलिए, रैप अप करते हैं क्लास को। एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, करवा दूं क्या? चलो, अगर क्लास बहुत लंबी हुई 40-42 मिनट से तो मैं इसको काट दूंगा। कॉन्सेप्ट ये था, आपने ये देखा कि सेड टू हैव ओरिजिनेटेड, ये कैसे बनी है स्ट्रक्चर, थोड़ा डिटेल में ना करवा के फास्ट करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत बार हो चुका है, फिर किसी क्लास में फिर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनी है जी परफेक्ट इन्फिनेटिव से, और परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है जी टू प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक होता है सिंपल इन्फिनेटिव, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू सिंग, टू ईट। लेकिन परफेक्ट इन्फिनेटिव सिंपल से अलग है, टू हैव V3 का इस्तेमाल करके इसको लिखा जाता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव तब लगाना है जब एक्शन जो बताया गया हो वो पास्ट में पूरा हो चुका हो दूसरी एक वर्ब के रिलेटिव। सेंटेंस को मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ सेंटेंस के थ्रू। द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड इंक्रीज द वेजेस, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वेजेस को इंक्रीज किया जाए। यहाँ पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, ये तो आप समझ ही गए। टू इंक्रीज लिखा जाए या टू हैव इंक्रीज लिखा जाए, ये हमें देखना है।
मुझे इतना बता दो कि क्या पहले वेज को इंक्रीज किया जाएगा या पहले डिसाइड किया जाएगा? पहले डिसाइड किया जाएगा, यानी इंक्रीज होने का काम अभी पेंडिंग है। इस डिसाइड वाले काम के बाद में इंक्रीज होने का काम आएगा। तो इस केस में आप सिंपल इन्फिनेटिव यूज़ करें और आप लिख दें टू इंक्रीज द वेजेस। लेकिन थर्ड सेंटेंस को देखो, सेकंड को छोड़ दो, अभी थर्ड को देखो। शी इज़ बिलीव्ड लीव द टाउन। ऐसा माना जाता है या वो ऐसी मानी जाती है, बिलीव की जाती है कि वो शहर छोड़ चुकी है। यहाँ पे लीव वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होगा। लेकिन मुझे इतना बताओ, क्या पहले वो शहर छोड़ेगी या फिर उसको लिए माना जाएगा कि उसने शहर छोड़ दिया है? भाई पहले आप शहर छोड़ोगे, फिर कई दिन लोगों को नहीं दिखोगे, फिर कई दिन बाद लोग बात करेंगे आपकी, फिर ऐसे बात करके वो बिलीव करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि आपने शहर को छोड़ दिया है। तो पहले ये काम होगा फिर बिलीव किया जाएगा। तो ये काम तो अभी भी पेंडिंग है, मतलब ये काम तो फिनिश्ड है। फर्स्ट केस में ऐसा नहीं था, पहले डिसाइड किया गया फिर इंक्रीज़ किया गया वेजेस को। लेकिन सेकंड केस में पहले आपने शहर को छोड़ा, फिर ऐसा माना गया कि आपने छोड़ दिया। इतना अगर समझ गए तो समझ लेना, ऐसे केसेस में टू इन्फिनेटिव नहीं लगता है परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव प्लस में V3। तो यहाँ लिखेंगे शी इज़ बिलीव्ड टू हैव, लीव की जगह पे लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म द टाउन। समझ गए? यहाँ भी वही हुआ है, यहाँ इससे लिखा द गेम इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड। गेम ऐसा बताया जाता है कि वो ओरिजिनेट हुआ है भारत में। तो पहले वो ओरिजिनेट हुआ था फिर ऐसा बताया जाता है। पहले सदियों पुराने हमारे भारत में आया है गेम, और आजकल बताया जाता है कि ये भारत में ओरिजिनेट हुआ था। चलिए, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, थोड़ा टेढ़ा इसलिए क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव का है ना, आपको पता होना चाहिए इन्फिनेटिव क्या होते हैं। लास्ट में एक छोटी सी चीट शीट दे रहा हूँ मैं आपको। ये वो सारी वर्ब्स है जिनके बाद में परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाया जा सकता है अगर उसकी ज़रूरत हो। यही वो वर्ब्स हैं अंग्रेजी में जिनके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव लगता है। जनरली हर वर्ब के बाद नहीं लगता ये टू हैव V3। क्लेम, से, कंसीडर, बिलीव, रिपोर्ट, एक्सपेक्ट, एलेज, सपोज, सीम और अपीयर। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इन्हीं वर्ब्स के बाद में टू हैव V3 का इस्तेमाल अगर ज़रूरत हो तो किया जा सकता है। चलिए रैप अप करें क्लास को, आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। पहले एक रिवीजन ले लेते हैं। इनोग्रेट, इनोग्रेशन और इनोग्रल। इनोग्रेशन यानी किसी चीज़ की शुरुआत, इनोग्रल यानी शुरुआती। फ्लरिश करना, फलना फूलना, ग्रो करना, प्रॉस्पर करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना। ग्लोस ओवर करना, किसी चीज़ के ऊपर से बहाने करके नज़र हटाना, सब किसी चीज़ को छुपाना, एक्सक्यूज़ बना करके। इसको पेपर ओवर करना भी बोल सकते हैं, लेकिन पेपर ओवर में आप उसकी बात ही नहीं करते हो, आंखों से ही ओझल करने की कोशिश करते हो खराब चीज़ को। ग्लोस ओवर, पेपर ओवर। एट लार्ज यानी मोटे तौर पे, इन जनरल। इसको भगोड़ा या फ्यूजिटिव भी बोलते हैं। जेंटलमैन एट लार्ज एक ऐसा आदमी है जिसके पास करने को कुछ काम नहीं है, सारा दिन वो घूमता फिरता है। ट्रायम्फ होती है जीत या विक्ट्री। विक्ट्री के लिए, सक्सेस या विन के लिए एक एडवांस वर्ड है ट्रायम्फ। एक्लेम का मतलब होता है हर तरफ वाहवाही, पब्लिक से प्रेज या अप्रूवल आपको मिले, दैट इज कॉल्ड एक्लेम। नर्चर करना, चीज़ों को पाल पोस के बड़ा करना, डेवलप करना। जैसे माँ बाप बच्चों को पालते हैं, दुकानदार अपने बिजनेस को नर्चर करता है। ग्रामर कॉन्सेप्ट आपने देखे कि ये सारी एडवर्ब्स हैं जो ट्रिगर करती हैं परफेक्ट टेंस को। स्क्रीनशॉट ले लो इनका। लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, जिसकी ज़रूरत हो वही टेंस लगेगा। पास्ट का रेफरेंस दिया है तो नेवर के साथ में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, रेफरेंस नहीं दिया तो नेवर के साथ में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। फिर ये सारी वर्ब्स आपको बताई जिनके बाद में परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो सकता है अगर ज़रूरत हो तो, नहीं तो सिंपल इन्फिनेटिव भी लगेगा। बस देख लेना जो परफेक्ट इन्फिनेटिव वाला एक्शन है वो फिनिश तो नहीं है। अगर वो पहले हो चुका है तो परफेक्ट लगाओ इन्फिनेटिव, नहीं हुआ है तो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करो। चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। पॉज कर लो स्लाइड को। आपसे पूछा है जी, पैसेज इंप्लाई करता है इनमें से कौन सी चीज़ खो खो के वर्ल्ड कप को लेकर के, कौन सी हिडन बात या खुले हुए तरीके से कौन सी बात इस पैसेज में खो खो वर्ल्ड कप के लिए बताई गई है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, खुद से ट्राई दिया होगा आपने। ये यही कह रहा है जी बहुत अच्छी बात है, हमने जीत लिया, हमारी सक्सेस एक बहुत वेलकम चीज़ है, लेकिन इससे कोई सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इंटरेस्ट हमें नहीं मिला। ऐसा नहीं है नॉर्वे की टीम भारत में आएगी अगले साल कि हमें भी खो खो खेलना है ना, ऑस्ट्रेलिया से खो खो खेलने वाले आएंगे, तो अभी तक सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इंटरेस्ट हमें नहीं मिला। नेक्स्ट पे आ जाओ।
नेक्स्ट पे कह रहा है जी प्राइमरी पर्पस क्या है इस आर्टिकल का। आराम से वीडियो को पॉज करके देखो ये आर्टिकल क्यों लिखा गया था। आपको लग रहा होगा बी आंसर है या ए आंसर है। देखो जी, खो खो चेस को हाईलाइट करने के लिए नहीं लिखा गया, ना क्रिटिक या क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया है हमारे ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स की रिकॉग्निशन को। ये लिखा गया है कि बेटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट होना चाहिए भारत में, ताकि क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा गेम भी हम खेल सके और देख सके। थोड़ा क्लोज कॉल है, सी आंसर बनेगा इसमें। आर्टिकल की टोन आपसे पूछी है, किस टोन में लिखा हुआ पैसेज है ये। देखिए खुद से ट्राई दे लेना। न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है ये, सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा, ऑप्टिमिज्म भी नहीं दिखा रहा, ना ही ये क्रिटिकल है ना क्रिटिसाइज कर रहा है। ये तो एनालाइज कर रहा है और कंसर्न दिखा रहा है अपना कि क्यों क्रिकेट के पीछे पड़े हो। अंदर घुस के देखा तो कबड्डी भी अच्छा गेम है, उसमें भी इंटरेस्ट आता है लोगों का, वैसे ही खो खो में भी इंटरेस्ट आ सकता है। तो कंसर्न है थोड़ा लेकर के भारत में खेलों की स्टेट को, ओलंपिक्स में कुछ हमें मेडल्स नहीं मिलते हैं, एनालाइज कर रहा है इस चीज़ को। अगेन क्लोज कॉल है, बी आंसर बनेगा थर्ड में। अब आ गया आपका नंबर। एक छोटे से बूस्ट को क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड का क्या मीनिंग है। किसी चीज़ को निगाह से हटाना, छुपाना, उसको क्या बोलेंगे, पेपर ओवर या ग्लॉस ओवर। और जेंडर एट लार्ज कौन आदमी होता है, इसका क्या मीनिंग है। 8वें 9वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, इस फ्रेज़ की वजह से, और दूसरी मिलेगी इस वर्ड के या इस वर्ब के आसपास। देख लेना इन्फिनेटिव कैसे यूज़ किया जाता है। मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में। 4 से लेकर के 9 नंबर तक यानी 6 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में है, जाके चेक करें। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखने वाले बच्चे बताया करो सर पूरी देखी, इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख दिया करो। चलेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।